हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए आज चलते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है गतिज ऊर्जा का समीकरण लिखें। ठीक, यानी कि राइट द इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो सबसे पहले हम लोगों ने एक ऐसा डायग्राम बना लिया है और आप लोगों को भी बना लेना है ऐसा डायग्राम एक। और उसके बाद इसमें जो जो चीज़ों को लिखा गया उसको लिखेंगे। तो हम लोग नीचे लिखेंगे चित्रानुसार F इज इक्वल्स टू बल यानी कि फोर्स। जो हमारा ये F है वो फोर्स है। ठीक, उसके बाद U प्राथमिक वेग है यानी कि इनिशियल वेलोसिटी है जो हमारे ये है, यानी कि पॉइंट A पर जो हमारा वस्तु है या जो हमारे कोई भी थिंग है, जो भी हम चीज़ लिए हैं वो U से मतलब U वेलोसिटी से वहीं पर खड़ी है। ठीक, और हमारा m जो है वो द्रव्यमान है, यानी कि जिस वस्तु को हम लोगों ने लिया है वो m मास की है। ठीक, उसके बाद s जो है हमारा यहाँ पे ये वो हमारा डिस्प्लेसमेंट है यानी कि विस्थापन है। ठीक, उसके बाद जो यहाँ पे हम लोगों ने v माना है वो अंतिम वेग है यानी कि फाइनल वेलोसिटी है। जो यहाँ पे वस्तु को पॉइंट A से B तक जाने में जितना वेलोसिटी था वो है। ठीक, उसके बाद हम लोग नीचे लिखेंगे सिद्ध करना, यानी कि हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, k इज इक्वल्स टू हाफ mv²। ठीक, जहाँ पर k क्या है वहाँ पे यानी कि हमारा जो k है वो गतिज ऊर्जा है यानी कि काइनेटिक एनर्जी है, और उसी का फॉर्मूला यानी कि हाफ mv² को प्रूफ करना है कि वो कैसे आता है। तो सबसे पहले हम लोगों को मान लेना है, माना कि m द्रव्यमान की एक वस्तु बिंदु A पर विराम अवस्था में है। ठीक, यानी कि हमारी जो वस्तु है, हम लोगों ने जो वस्तु को लिया था वो A पॉइंट पर U वेलोसिटी से स्थिर खड़ी है, यानी कि U इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना है, U इज इक्वल्स टू 0 है। ठीक, तो हमारी वस्तु जो है वो m द्रव्यमान की है और वो पॉइंट A पर यानी कि बिंदु A पर विराम अवस्था में खड़ी है। ठीक, और लिखेंगे आगे तथा साथ ही माना कि वस्तु पर F बल आरोपित की जाती है, यानी कि जो हमारी m मास की वस्तु थी वो पॉइंट A पर विराम अवस्था में यानी कि U वेलोसिटी से खड़ी थी और उस पर हम लोगों ने F बल आरोपित किया यानी कि F बल का आरोपण किया यानी कि F बल लगाया। यानी कि देखिए यहाँ पे डायरेक्ट जो हम लोगों का डायग्राम है उसमें m मास की वस्तु U वेलोसिटी से A पॉइंट पर खड़ी है जिस पर हम लोगों ने F बल आरोपित किया। ठीक, तो आरोपित करने के बाद वस्तु जो है हम लोगों का m मास की वो S डिस्प्लेसमेंट तय करके यानी कि S डिस्प्लेसमेंट जो है S दूरी तय करके पॉइंट B पर V वेलोसिटी से पहुंच जाती है। लेकिन फिर भी उसका जो मास है, मास तो कभी चेंज नहीं होगा, तो मास वैसा का ही वैसा रह जाता है यानी कि m का m ही रह जाता है, लेकिन वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाता है। आप लोग सीधे समझिए, मान लीजिए आप घर से साइकिल से निकलते हैं, तो घर में जब रहते हैं तो आपके साइकिल का स्पीड कितना रहता है, 0 रहता है। लेकिन घर से बाहर आप जब साइकिल का पैडल मार कर निकलते हैं तो आपका वेलोसिटी जो होता है वो क्या हो जाता है, 0 से बढ़कर आगे चला जाता है यानी कि 0 से बड़ा हो जाता है। उसी तरह ये भी है, जो हम लोग का वस्तु है वो पॉइंट A पर 0 वेलोसिटी से था जिसे हम लोगों ने U मान। ठीक, तो U इज इक्वल्स टू 0 था, लेकिन जब हम लोगों ने फोर्स लगाया तो ये स्पीड इसका जो बढ़कर S डिस्प्लेसमेंट के साथ V हो गया जो पॉइंट B पर। ठीक, लेकिन इसका मास चेंज नहीं हुआ। उसी तरह हम लोगों ने यहाँ पे
मान लिया कि माना कि m द्रव्यमान की वस्तु पॉइंट ए पर यानी कि बिंदु ए पर विरामावस्था में है, ठीक। तथा साथ ही माना कि वस्तु पर F बल आरोपित की जाती है, ठीक। तो हम लोगों ने F बल लगाया यहाँ पे वस्तु पर, ठीक। उसी तरह आगे लिखेंगे, जिसके फलस्वरूप वस्तु इस दूरी तय करने के बाद, ठीक, बिंदु बी पर पहुंच जाती है, ठीक। तो हम लोगों ने यहाँ पे बात भी की, जब वस्तु हमारी जो थी m मास की वो बिंदु ए पर विराम अवस्था में थी, लेकिन फोर्स लगाने पर यानी कि जो हम लोगों ने उस पर बल आरोपित किया, बल और आरोपित करने के बाद वो इस दूरी तय करने के बाद, यहाँ पे एस जो है हमारी दूरी है जो वस्तु ने तय किया है बल लगाने के बाद, इस दूरी तय करने के बाद पॉइंट बी पर यानी कि बिंदु बी पर पहुंच जाती है, जो यहाँ पे हम लोग दर्शाए हैं। एफ बल आरोपित किया गया, यहाँ इसका स्पीड 0 था, ए पॉइंट पर थी, लेकिन जब बल आरोपित किया गया तो एस दूरी तय करने के बाद पॉइंट बी पर वी वेलोसिटी से उसी मास पर पहुंच गए, ठीक। उसी तरह आगे लिखेंगे, तथा बिंदु बी पर वस्तु का वेग भी हो जाता है। यानी कि जब हम लोगों ने फोर्स लगाया तो फोर्स लगाने से पहले हम लोगों का यहाँ पे जो इसका स्पीड था, जो वेलोसिटी था वो 0 था, ठीक। लेकिन जब फोर्स लगा दी हम लोगों ने तो इस डिस्प्लेसमेंट तय करने के बाद भी वेलोसिटी से यहाँ पे पहुँच गया। यानी कि जब हम लोग घर से निकलते हैं तो 0 रहता है, लेकिन घर से जब हम लोग सड़क पर चलते हैं तो 0 से बढ़कर अधिक हो जाता है। उसी तरह 0 से बढ़कर जब फोर्स लगाया गया तो भी हो गया, यानी कि बढ़कर 0 से बढ़कर भी हो गया, यानी कि भी का जो मान है अभी तक मतलब हम लोग को मालूम नहीं है, हम लोगों ने सिर्फ मान लिया है, ठीक। लेकिन जो इसका वेलोसिटी है वो बढ़ा है, ठीक, यानी कि 0 नहीं है। उसके बाद आगे लिखेंगे, जब बिंदु बी पर वस्तु का वेग भी हो जाता है तो उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण ए होता है। यानी कि सरल सा बात है कि जब हम लोग ए पॉइंट पर बी जो वस्तु था वो विराम अवस्था में था, ठीक। यानी कि यहाँ पे आप लोग डायग्राम में देखेंगे वो ए पॉइंट पर 0 था, ठीक। फोर्स लगाएं तो एस डिस्प्लेसमेंट तय किया और भी वेलोसिटी से बी पॉइंट पर पहुंचा, ठीक। तो इन जो दूरी तय किया इसने एस, इसमें त्वरण जरूर उत्पन्न हुआ होगा। यानी कि जब वेग में परिवर्तन हो रहा है तो कुछ ना कुछ टाइम तो लगा होगा। मान लीजिए ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाने में कुछ तो टाइम लगा होगा। और यहाँ पे आप लोग सीधे देख सकते हैं कि u जो है यानी कि हमारा प्राथमिक वेग जो है वो 0 है और यहाँ पे v है, तो 0 से बढ़कर v हो गया। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम तो लगा होगा, तो जब टाइम लगा है और वेग जो है वो बदल रहा है तो इसमें त्वरण जरूर उत्पन्न हुआ होगा। तो हम लोगों ने मान लिया कि वहाँ पे जो उत्पन्न त्वरण था वो a था। अब लिखेंगे अतः किया गया कार्य
बराबर एफ एस, यानी कि W बराबर एफ एस। ठीक, यहाँ पे W जो है वो वर्क है, लिखेंगे यहाँ पे लिख देंगे जहाँ W बराबर वर्क। ठीक, यहाँ पे W बराबर एफ एस का अर्थ आप लोग जानते हैं या नहीं जानते, चलिए बता देते हैं। वर्क होता है यानी कि किया गया कार्य। कार्य कब होता है? जब हम किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह फोर्स लगाकर यानी कि बल लगाकर एक जगह से दूसरी जगह तक विस्थापित कर दें, यानी कि पॉइंट ए से बी तक कर दें। देखिए यहाँ पे डायग्राम में, यहाँ पे u 0 था, यानी कि इसका जो इनिशियल वेलोसिटी था वो 0 था। m मास की वस्तु थी, a पॉइंट पर थी, तो यहाँ पे फोर्स लगाया गया तो वेलोसिटी में चेंज हुआ, पॉइंट b पर पहुँचा, s डिस्प्लेसमेंट तय किया, इसमें त्वरण उत्पन्न हुआ, त्वरण a उत्पन्न हुआ इसमें। तो यहाँ पे पॉइंट a से b तक लाने में कुछ तो कार्य हुआ होगा ना, यहाँ पे फोर्स लगाया गया है तो कुछ भी कार्य हुआ होगा, यानी कि आप लोगों ने कुछ कार्य किया होगा। मान लीजिए आप कोई भी डब्बा उठाकर आप बाहर ले जाते हैं, तो वो डब्बा में कुछ वजन होगा, आप किसी स्पीड से बाहर जाते हैं, ठीक, और फोर्स लगाकर उसको फेंकते हैं या फोर्स लगाकर वहाँ पे लेकर जाते हैं। ऐसे ही नहीं ना ले जाते हैं, कुछ तो फोर्स लगा होगा, कुछ भी मतलब लगा होगा। तो उसमें भी जब आप पॉइंट ए से बी तक जाएंगे तो फोर्स लग रहा है, उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है और उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो वर्क तो किया होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया वर्क इज इक्वल्स टू एफ एस, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये हमारे इक्वेशन 1 यानी कि समीकरण 1 हो गया। ठीक, उसके बाद लिखेंगे हम लोग गति समीकरण से हम जानते हैं, गति समीकरण हम लोगों ने पिछले वीडियो में सिद्ध किया हुआ है, यानी कि वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, यहाँ पे वी स्क्वायर जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, यू स्क्वायर जो है वो इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर है, और यहाँ पे 2as है जिसमें 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि as। ठीक, तो हम लोगों का v जो है यहाँ पे v और u और a और s दिया हुआ है। ठीक, तो हम लोगों का यहाँ पे v जो है वो v है, लेकिन u जो है 0 है। तो हम लोग का v का जो मान है वो हम लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन u का मान हम लोगों को मालूम है कि ये 0 है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, v स्क्वायर को v स्क्वायर छोड़ देंगे और u स्क्वायर को 0 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2as। यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे एक्सेलरेशन माना और डिस्प्लेसमेंट को s माना, लेकिन हम लोग को मालूम नहीं है कि एक्सेलरेशन कितना उत्पन्न हुआ है, कितना निकला है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। यानी कि हम लोगों ने फोर्स लगाकर वस्तु को s डिस्प्लेसमेंट तक भेज दिया, लेकिन हम लोग को मालूम नहीं है कि वो कितना दूर तक गया है, कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया गया है। ठीक, तो हम लोग को इसको ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक, तो हम लोग को यहाँ से एक चीज़ दिख रहा होगा कि 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर 0 होगा, और 2as में जब 0 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, उतना ही हो जाएगा 2as। ठीक, अब हम लोग को यहाँ से s का मान निकालना है। ठीक, तो s को इधर ही छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक, ये हम लोगों का समीकरण 2 हो गया। यहाँ पे 2as यानी कि 2 इंटू a इंटू एस लिख सकते हैं इसको, लेकिन जब s को यहीं पे छोड़ेंगे तो 2 और a जो इधर मल्टीप्लाई में अगर बराबर को उधर जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा, यानी कि भागा में हो जाएगा। ये हम लोग का समीकरण 2 हो गया। ठीक, अब आगे लिखेंगे न्यूटन के द्वितीय
गति नियम से हम जानते हैं। ठीक, तो हम लोग न्यूटन के द्वितीय गति नियम से क्या जानते हैं? हम लोग मालूम होगा 9th 10th क्लास में हम लोग पढ़ते होंगे कि न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है। न्यूटन का द्वितीय नियम कहता है F = ma। ठीक, यानी कि फोर्स जो होता है, मान लो किसी वस्तु द्वारा जो फोर्स होता है लगाया जाता है, तो उसमें उत्पन्न त्वरण और उसके मास का मल्टीप्लाई होता है, यानी कि दोनों का गुणा होता है। तो ये हम लोग का हो जाएगा समीकरण 3, यानी कि इक्वेशन 3। ठीक, ये हम लोगों का समीकरण 3 आ गया। तो अब आगे लिखेंगे समीकरण 2 और 3, ठीक, का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, तो हम लोग को समीकरण 2 और समीकरण 3 और समीकरण 1 मालूम है कि हम लोगों ने कितना कितना निकाला था। यहाँ पे आप लोग देख, समीकरण 3 हम लोग का आया हुआ है F = ma। ठीक, समीकरण 2 हम लोगों का आया हुआ है S = v²/2a। उसके बाद हम लोगों का समीकरण 1 कितना आया हुआ है यहाँ पे W = fa। ठीक, तो हम लोग का जो समीकरण 2 और जो समीकरण 3 है, इन दोनों का मान समीकरण 1 में रखना है, यानी कि W = fs। तो हम लोग का यहाँ पे समीकरण 3 में मान है f का ma और s का मान हम लोग का समीकरण 2 में दिया हुआ है v²/2a। तो हम लोग समीकरण 1 में इन दोनों को लिखेंगे इस प्रकार से। देखिए W = fs। तो हम लोग का समीकरण 3 में f कितना आया हुआ था ma। ठीक, और हम लोग का समीकरण 2 में s कितना आया हुआ था v²/2a। ठीक, तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि ma और 2a दोनों मल्टीप्लाई में है और यहाँ पे v² भी मल्टीप्लाई में है। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m × a × v²/2 × a। ठीक, और a ऊपर में है जो मल्टीप्लाई में और a जो नीचे में वो मल्टीप्लाई में है, लेकिन इन सभी के भागा में है। ठीक, जो ऊपर में m a और v² है उसके भागा में, तो a और a दोनों कट जाएगा क्योंकि एक ही चीज़ है। तो हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा m/2 × v²। ठीक, तो m/2 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 × m × v²। ठीक, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 mv²। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग को प्रूफ करना था क्या, हाफ mv²। ठीक, तो हम लोग का यहाँ पे W बराबर कितना आया, हाफ mv²। ठीक, तो लिखेंगे W बराबर हाफ mv²। दोस्तों आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि हम लोगों ने काइनेटिक्स एनर्जी निकालने का बात किया हुआ था, लेकिन यहाँ पे W आया है। तो आप लोगों को बता दें कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, हम जानते हैं कि किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य, ठीक, उस वस्तु के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा के बराबर
होता है। यानी कि आप लोगों ने पढ़ा होगा एक नियम, हम जानते हैं कि किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा के बराबर होता है। यानी कि कोई भी वस्तु जितना कार्य करती है उतना ऊर्जा के बराबर होता है जो उस वस्तु द्वारा निकाला जाता है। यानी कि जितना ऊर्जा कोई वस्तु लगाती है किसी कार्य को करने में, तो उस कार्य के बराबर ही उसके द्वारा निकाली गई ऊर्जा होती है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे K = ½ mv², यानी कि गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। प्रूफ्ड। ठीक, तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। आपके योग्य ज़रूर होगा। ठीक, आपके बहुत काम आने वाली है, जो एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है ये सवाल। और अगर आपको ये काम लायक लगे हुए हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी ये चीज़ पता लग सके। और ऐसे ही फार्मूलेज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप अगर एक सब्सक्राइब करते हैं और एक लाइक करते हैं तो आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन हम लोगों को उससे बहुत बड़ी मोटिवेशन मिलती है, जिससे हम लोग और भी काम करने की क्रिया करते हैं, जिससे आप लोगों को सहायता प्रदान होती है। तो उसमें कोई कटौती ना करें। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे हमारी मेहनत समझकर एक लाइक और शेयर करें और एक सब्सक्राइब का बटन दबा दें, ताकि हम लोग नए वीडियो जो डालें अपने इस फार्मूले से रिलेटेड वो आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।